नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर बड़ा तंज, बोले यूपी का विकास नकली समाजवादियों के परिवार ने रोका, जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं लोग। कर्नाटक में हिजाब पर बढ़ा विवाद, हिजाब पहनने वाली छात्राओं को अलग क्लास में बैठाया गया, 2 स्कूलों में की गई छुट्टी। पंजाब में राहुल गांधी ने चन्नी को बनाया सीएम चेहरा, सिद्धू और जाखड़ ने शुरू की बगावत। सिद्धू बोले दर्शनी घोड़ा बनकर नहीं रहूंगा। झारखंड में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा, 2 पक्षों के बीच हुई झड़प, कोडरमा सहित 4 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी। जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को छिपाकर जेल से निकाला गया। पंजाब में वोटिंग से 13 दिन पहले हुई रिहाई। सबसे पहले बात पीएम मोदी के प्रहार पर। बिजनौर में वर्चुअल रैली कर पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले यूपी भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को गरीबों की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ अपनी और अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। वहीं सीएम योगी ने भी अखिलेश और जयंत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हम माफियाओं को सबक भी सिखाते हैं। सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं शोषण का माध्यम बनी थी, उनके लिए सरकार का बुलडोजर तैयार है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने ये जो बात कही है, सपा के कार्यालय में बस परिवार का विकास हुआ है, कितनी सच्चाई है? देखिए, 2-3 चीजें जो बिल्कुल ही साफ है। जो यूपी के जो फर्स्ट 2 फेजेस हैं, उसमें कास्ट एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। वो इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव का JAM, जाट एंड मुस्लिम कॉम्बिनेशन, वो एक स्ट्रेटजी की तरह बनाया गया कि ताकि जो मुसलमानों का जो वहाँ पे 25% के आसपास वोट है और जाटों की जो संख्या है 11% के आसपास, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही फॉर्मिडेबल ग्रुप बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि समाजवादी पार्टी दरअसल न सिर्फ कास्टिज्म करती है, बल्कि ये परिवारवादियों की पार्टी है। एक परिवार की पार्टी है, इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। और तो और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने चूक कर दी तो वही जो 2013 में जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पूरी यूपी में बिगड़ा, जिस तरीके से माँ बहनों की इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई रहती थी, कोई घर से अकेले निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी महिलाएं, तो वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। ये सारी चीज़ें जो है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का उसके खिलाफ माने 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी है। एक तरफ मुस्लिम और जाट के कॉम्बिनेशन के साथ चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी है, दूसरी तरफ बाकी लोगों को उस डर, उस खौफ, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, दंगे को याद दिलाकर वोट बटोरने की पूरी तैयारी है। और इसलिए आप देखिए पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, वो इन सब मुद्दों को लगातार हवा दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात हिजाब पर। कर्नाटक में हिजाब और भगवा शॉल पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए 2 कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई, जबकि एक कॉलेज ने हिजाब पहनी छात्राओं को अलग क्लास में बैठाया है। दरअसल हिजाब पहनी छात्राएं कई दिनों से कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद छात्राओं को परिसर में प्रवेश तो करने दिया, लेकिन उन्हें अलग कक्षा में बैठाया गया। डॉक्टर साहब, आखिर ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर अलग क्लास में बैठा दिया जाएगा तो उसका हल मिल जाएगा? देखिए, ये बेकार की बातें हैं। अलग क्लास देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कॉलेज में इन यूनिफॉर्म है, जब स्कूलों में यूनिफॉर्म चलता है, इसका मतलब ये है कि ये सब पे इक्वली लागू होगा। अब कर्नाटक सरकार बार बार इस बात को कह रही है, मसला हाई कोर्ट के अंदर भी चला गया है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इस तरह के विवाद पहले भी उठ चुके हैं। इसमें हर बार कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है
कि आपका जो रिलीजन का जो अधिकार है, जो आपका जो ग्रुप राइट है, वो दरअसल ऐसी जगहों पे नहीं लागू होगा जहां ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है। अब कल एनसीसी में लोग कहें कि भाई हम दूसरी तरह के कपड़े पहनेंगे तो ये तो चलेगा नहीं। पुलिस फोर्स में जो मुस्लिम्स हैं वो कहें कि भाई हम दूसरे तरह के पोशाक को हम पहनेंगे तो वो तो चलेगा नहीं। कल आर्मी में भी ये सवाल उठ सकता है। तो ये सारी चीज़ें दरअसल प्रायोजित है। उडुपी में जहाँ पे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, वहाँ से 2 बंदूकधारियों को पकड़ा गया है। वो टेररिस्टों को पकड़ के बाकायदा जेल के अंदर डाला गया है और हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस बात को आप समझिए। और चुनाव का माहौल है, इसलिए इन खबरों को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। एक तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है। भाई मुझे एक चीज़ बताइए, कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है तो वहीं पे सिर्फ लड़कियों को हिजाब पहनने का जो है शौक पैदा हो गया। राजस्थान में ये बात क्यों नहीं हो रही? ये बात महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं हो रहा? ये बात झारखंड के अंदर क्यों नहीं हो रहा? ये बात ममता बनर्जी के बंगाल में क्यों नहीं हो रहा? ये तमाम ये दरअसल जो कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस देश के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। और ताज्जुब उस बात पे है कि उनके साथ ये जो लुटियन गैंग है वो छाती पीटना शुरू कर देता है। कोई ये बताएगा कि अगर स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म है तो पिछले 1-1.5 महीने से अचानक से क्यों इन लड़कियों को लगा कि हमको हिजाब पहन करके ही आना है? अब आपने हिजाब पहन लिया तो कुछ लोग गेरुआ अंग वस्त्र भी लेकर के आ गए। हर जगह ये बवाल मच रहा है। तो आप बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेज रहे हो कि उनको कट्टर मानसिकता से रूबरू कराने के लिए आप भेज रहे हो। ये बिल्कुल ही बेकार का डिबेट है। स्कूल में जिसको पढ़ना है वो स्कूल के नियम कायदे के मुताबिक वो यूनिफॉर्म पहन के आए, और जिसको नकाब पहनना है, जिसको बुर्का पहनना है, वो मदरसे जाए, वहीं पे उनकी शिक्षा दी जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पंजाब की सियासत पर। चन्नी के सीएम घोषित होते ही पंजाब कांग्रेस में विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक और जाखड़ विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू ने इशारों में अपनी नाराजगी दिखाई है। सिद्धू का कहना है कि वो दर्शनी घोड़ा बनकर नहीं रहेंगे। वो अरबी घोड़ा और बीमार अरबी घोड़ा भी गधों से बेहतर होता है। बता दें कि करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी ने चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठक की थी। काफी देर तक मान मनोबल चला और उसके बाद चन्नी के नाम पर सहमति बनी, जिससे कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। डॉक्टर साहब, चन्नी को सीएम घोषित करते ही कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है या क्या है? करीब 1 महीने पहले ही हमने कैपिटल टीवी में अलग अलग कार्यक्रमों में हमने कहा था कि राहुल गांधी उसके लिए पंजाब इंपॉर्टेंट नहीं है। राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट है 2024 का लोकसभा चुनाव। और वो देश भर में दलितों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए, हम अकेली पार्टी हैं जो दलितों को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और उस फॉर्मूले के तहत सिद्धू कहीं फिट नहीं बैठते। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरीके का भाषण राहुल गांधी ने दिया चन्नी की घोषणा के बाद, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई मजाक हो रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई सिद्धू के खून में जो है वो पंजाबियत है, उसके हाथ को काट के देखो तो जो खून का कतरा निकलेगा उसमें पंजाब होगा। वो क्या क्या बोल रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा है। उनके हाथ में कंट्रोल है नहीं, न संगठन का, न राजनीति, ना ही कोई वैचारिक दृष्टि से वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या हो रहा है? आपने तो घोषणा कर दी, 24 घंटे बीते नहीं, सिद्धू अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। और आज तो राज्यसभा के अंदर बाकायदा आनंद शर्मा ने अपनी रिटायरमेंट घोषणा कर दी कि ये शायद मेरा आखिरी भाषण है। उधर पंजाब में जो एक और कंटेंडर थे जाखड़ साहब, उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम एक्टिव राजनीति से हम संन्यास लेंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो? पार्टी के बड़े बड़े वरिष्ठ लोग एक एक करके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी बदौलत सोनिया गांधी 10 साल तक इस देश पे हुकूमत की। एक एक करके आपने उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी मुसीबत में ऑलरेडी फंस चुकी है। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर झारखंड में हो रहे बवाल पर। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिले में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ और देखते ही देखते मौके पर हिंसा भड़क गई। इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई, वहीं हिंसा में 8 लोग घायल भी हो गए। स्थिति बिगड़ने पर हिंसा प्रभावित इलाकों में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या माहौल बिगाड़ने के पीछे किसी का हाथ है? देखिए, बिल्कुल हाथ है। इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। आप सोशल मीडिया पे जाइए तो लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के सामने दुआ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं शाहरुख खान, तो बाकायदा रीट्वीट किया था, यही इंडिया है, यही इंडिया है। भाई, झारखंड में वो इंडिया नहीं है। सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है और जो लोग हिंदुस्तान के उस हिस्से से आते हैं, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, ईस्टर्न यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, यहाँ धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाती है और मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो मूर्ति का विसर्जन में वो बाकायदा लोग जाते हैं, साथ में डीजे बजता है। मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था ये, और अचानक से इन लोगों ने कहा कि भाई डीजे बंद कर दो, ये कर दो। मतलब ये कि गंगा जमनी तहजीब, ये एक तरफ से सिर्फ हिंदू जो है वो ढोल पीटता रहे और बाकी दूसरे साइड से जो है बिल्कुल असहिष्णु बर्ताव रहे, ये कैसे चलेगा? और झारखंड के अंदर जो वहाँ की वर्तमान सरकार है वो जानबूझकर इस तरीके का काम भी कर रही है जिससे हिंदुओं को समस्या हो रही है। एक तो घटना ये कोडरमा के पास की है, दूसरा जामताड़ा में भी यही चीज़ हुआ। अब ये धीरे धीरे वो आग फैलने लग रहा है कि भाई ये हर जगह इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। अब दिक्कत क्या है? सेकुलरिज्म वो वन वे स्ट्रीट नहीं है। हर कम्युनिटी को थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, हर कम्युनिटी को दूसरों को भी स्पेस देने की आवश्यकता होगी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के दौरान इतने दंगे हुए थे, कोई आदमी, कोई पत्रकार सवाल पूछता है, कोई पूछता है इनसे कि भाई आप ये बताओ कि आपने कांवड़ के दौरान डीजे को क्यों बंद कर दिया था? कोई ममता बनर्जी से ये बात पूछता है कि भाई दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान पिछली बार बाकायदा लगा दिया गया था कि अजान का वक्त है, इसमें सब शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। भाई, दशहरा रोज होता है, तो ये सारी पाबंदियां आप हिंदुओं के ऊपर लगाओ इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, और दूसरे पक्ष को आप अनहिंडर जो है उत्पात मचाने के लिए आप फ्री कर दो। ये अन्याय है। ये हिंसा इसलिए भड़क रही है क्योंकि वहां की सरकार आंखों पे पट्टी बांध करके बैठी हुई है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर राम रहीम पर। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पेरोल पर जेल से रिहा हो गया है। वो हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। जेल से छोड़े जाने के साथ ही उसके अनुयायी उसे छिपाकर डेरा ले गए। राम रहीम की रिहाई पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले हुई है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। ये डेरे पंजाब के मांझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले राम रहीम का जेल से बाहर आना क्या मायने रखता है? देखिए, ये बहुत ही सो कह सकते कि स्ट्रेटजिक मूव है। ये भूलना नहीं चाहिए कि ये आदमी, जब कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था, जब इसे जेल भेजा जा रहा था, इसने पंचकुला को बिल्कुल कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया था। इनके अनुयायियों ने जो उत्पात मचाया था, जिस तरीके से हिंसा हुई थी, कितने लोगों की जान भी चली गई, उस शख्स को आपने बाहर निकाल दिया। किस लिए? राजनीति के लिए। और ये काम हरियाणा की सरकार ने किया है। हरियाणा की सरकार ने उन्हें 3 सप्ताह के पेरोल पे बाहर भेजा। अब उनका जो डेरा का जो हेडक्वार्टर है वो सिरसा है। सिरसा पंजाब के बॉर्डर से लगता हुआ जगह है, और जैसा कि आपने बताया कि पंजाब की राजनीति में इन डेरों का 300 के आसपास डेरे हैं पंजाब में, और 10-12 इस तरह के डेरे हैं कि जिनके अनुयायी जो है लाखों में है। डेरा सच्चा सौदा के भी अनुयायी जो हैं वो लाखों में हैं, और डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं उनमें ज़्यादातर दलित हैं। अब
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर बुला दिया। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो लव चार्जर जो खुद को कहते हैं बाबा राम रहीम, वो और हनीप्रीत वो बिल्कुल ही भगवा रंग में रंग के अपने अनुयायियों को बीजेपी के लिए वोटिंग के लिए वो बताएंगे, ऐसी खबरें आ रही है। तो ये प्योर पॉलिटिकल है। और राजनीति में तो कहते ही हैं कि साम दाम दंड भेद सब लगा दो, उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन इस तरीके की राजनीति का विरोध जरूर करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।